नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 5, बोधात्मक प्रक्रियाएं। दोस्तों, इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो है और इसमें बोधात्मक प्रक्रियाओं में से और दो प्रक्रियाओं की बात हम करेंगे, जो है समस्या समाधान और निर्धारण प्रक्रिया या निर्णय प्रक्रिया। पहले समझते हैं समस्या समाधान को। समस्या समाधान एक ऐसा विचार है जो लक्ष्य की तरफ ले जाता है। ये भी एक बोधात्मक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया यानी कि समस्या समाधान एक ऐसा विचार है जो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाता है। मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो ये हुई समस्या। भूख लगना ये समस्या है। अब उसका समाधान ढूंढेंगे तो हम सोचेंगे कि क्या खाएं, कहां से मंगवाएं, घर में है कि नहीं। आप भूख की इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार करेंगे। यानी कि समस्या समाधान ऐसा विचार है जो लक्ष्य की ओर ले जाता है। लक्ष्य क्या है? भूख को शांत करना। समस्या का अर्थ यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के प्रथम प्रयत्न में असफल होना। मतलब यह हुआ कि भूख लगने पर सबसे पहले आपने घर में देखा, कुछ खाने को पड़ा है, क्या खा सकते हैं, किंतु घर में कुछ मिला नहीं। यानी कि सबसे पहले आपने जो प्रयत्न किया उसमें आप असफल हुए। असफल हुए तो आप अब सोचेंगे, विचार करेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, कैसे किया जाए। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को देखते हैं। समस्या समाधान की परिभाषा। समस्या समाधान का अर्थ यह है कि अवरोधों को खत्म करना तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए विचार की प्रक्रियाओं का उपयोग करना। विटिंग और विलियम्स की ये व्याख्या है। विटिंग और विलियम्स कहते हैं कि समस्या समाधान का अर्थ है अवरोधों को खत्म करना। यानी कि भूख लगी है तो भोजन प्राप्त करना। यानी कि भूख लगी है तो उसके बीच में जो अवरोध है उसे दूर करना और भूख को शांत करना। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विचार प्रक्रियाओं का उपयोग करना। यानी कि अब भूख को शांत करने के लिए, भूख को शांत करना ये लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य के लिए हम विचार करेंगे। तो भूख समस्या है और भोजन पाना उसका समाधान है। तो इस समस्या के लिए हम विचारणा करेंगे और विचारणा करने के बाद एक सही विकल्प को चुनकर हम उस पर अमल करेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी व्याख्या देखते हैं। समस्या समाधान में विभिन्न प्रतिक्रियाएं करना या उसमें से सही प्रतिक्रिया को चुनना, इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं जिससे इच्छित लक्ष्य प्राप्त हो सके। बेरोन की परिभाषा है ये। बेरोन बताते हैं कि जब हमारे सामने समस्या होती है तो उसके लिए हम विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं और उन प्रतिक्रियाओं में से किसी एक प्रतिक्रिया को चुनते हैं जिससे हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यानी कि भूख की समस्या को समाधान करने के लिए हम तरह तरह के उपाय सोचते हैं। बाहर से मंगवा ले, स्विगी से मंगवा ले या जोमेटो से, या बाहर चले जाएं खाने के लिए। ऐसे बहुत से उपाय सोचेंगे और उसमें से किसी एक उपाय पर अमल करेंगे। ये है समस्या समाधान। दूसरे अलग उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 10वीं के बाद आपको आगे पढ़ाई करनी है और उसके लिए आपके सामने समस्या खड़ी हुई। आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, ये हुई समस्या। अब इस समस्या के समाधान के लिए आप विचार करेंगे, तरह तरह के विचार करेंगे। आर्ट्स ले तो क्या कर सकते हैं, कौन सी नौकरी मिल सकती है, क्या बन सकते हैं, मेरे लिए उचित है कि नहीं, कॉमर्स में ले सकता हूं कि नहीं, या साइंस लूं तो मैथ्स रखूं या बायोलॉजी रखूं। ऐसे अनेक प्रकार के विचार करने के बाद किसी एक विचार को हम चुनते हैं। अपनी रुचि, अपनी क्षमता और भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखकर हम किसी एक प्रतिक्रिया को पसंद करते हैं और उससे हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। यही है समस्या समाधान। आइए अब समस्या समाधान के विविध पहलुओं को समझते हैं।
दोस्तों, ये सवाल बड़े सवाल में पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स के सवाल में समस्या समाधान की परिभाषा देकर उसके पहलू को समझाइए। दोस्तों, समस्या समाधान के इन पहलुओं को क्रमशः लिखना आवश्यक है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। समस्या समाधान के 7 पहलू हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहला है समस्या को पहचानना। दूसरा है समस्या का निरूपण या वर्णन। तीसरा है समस्या हल की योजना बनाना और उपलक्ष्य निश्चित करना। चौथा पहलू है प्रत्येक हल का मूल्यांकन करना। पांचवा है उचित हल को चुनकर उस दिशा में अमलीकरण करना। छठवां है परिणाम का मूल्यांकन करना। और सातवां पहलू है समस्या हल के संबंध में पुनः विचार करके उसका पुनः अर्थबोध या स्पष्टीकरण करना। ये समस्या समाधान के 7 पहलू हैं। आइए अब इन पहलुओं को विस्तार से उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहला पहलू है समस्या को पहचानना। तो सबसे पहले समस्या को पहचानना होता है। मान लीजिए आपके सामने समस्या है परीक्षा, यानी कि आपकी परीक्षा को 1 महीना बाकी है और सारे विषयों का अध्ययन बाकी है, कुछ भी अध्ययन किया नहीं है। आपके सामने अब यह समस्या है कि इतने सारे विषयों की पढ़ाई कैसे करें। दूसरा पहलू है समस्या का निरूपण या वर्णन। अब सारे विषयों का अध्ययन आपको करना है, तो उसके लिए मटेरियल कहाँ से लाए, अच्छा मटेरियल किससे मिलेगा, नोट्स कहाँ से मिलेगी, डाइजेस्ट कौन सा अच्छा रहेगा। ये हुआ समस्या का निरूपण या वर्णन। तीसरा पहलू है समस्या हल की योजना बनाना और उपलक्ष्य निश्चित करना। आपके सामने समस्या है बहुत सारे विषयों का अध्ययन। अब उसके लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। तो आप टाइम टेबल बनाते हैं, किस दिन किस विषय को पढ़ेंगे, एक विषय को कितने घंटे समय देंगे और किस प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे। उसके लिए आप पूरा टाइम टेबल बनाकर सारे विषयों को न्याय देने का पूरा एक टाइम टेबल बनाएंगे। ये हुई योजना। चौथा पहलू है प्रत्येक हल का मूल्यांकन करना, यानी आपने सारे विषयों का अध्ययन करने का समय पत्रक बना लिया और उस प्रकार से अध्ययन भी करने लगे हैं, किंतु अब उसका मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन के लिए आपको पुनरावर्तन करना पड़ेगा और पुनरावर्तन करने के आधार पर आप ये तय करेंगे कि कौन से विषय में आपको अभी और ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है, कौन सा विषय है जिसमें आपको अभी कम समझ में आता है, क्या नहीं आता है, उसको आपको मूल्यांकन के द्वारा समझना पड़ेगा। पांचवा पहलू है उचित हल को चुनकर उस दिशा में अमलीकरण करना। अब पुनरावर्तन किया तो आपको पता चल गया कि कठिन विषय कौन सा है, आपको किस विषय में समझ में नहीं आया है, आपको किस विषय को अब ज्यादा समय देना है, सारे विषय में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए किन विषयों को अब ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, वह आपको तय करना पड़ेगा और उस दिशा में आपको अमल करना पड़ेगा। छठवां पहलू है परिणाम का मूल्यांकन करना, यानी कि कल्पना करते हैं कि मैंने अच्छी मेहनत की है, सारे विषयों को अच्छी तरह से अध्ययन किया है, तो मेरे 70% तो आएंगे ही, यानी कि कितने प्रतिशत आएंगे, कैसी तैयारी की है, उसका मूल्यांकन करना। आखिरी और 7वां पहलू है समस्या हल के संबंध में पुनः विचार करके उसका पुनः अर्थबोध या स्पष्टीकरण करना, यानी कि अब परिणाम आ गया है, आपने देखा कि आपके 60% आए हैं, तो आप उस पर पुनः विचार करते हैं कि मेरे तो 70 आने चाहिए थे किंतु 60% ही आए, तो किस विषय में कम आए, क्यों कम आए, आगे अब मैं कैसे ज्यादा प्रतिशत ला सकता हूं, उसके बारे में आपको पुनः अर्थबोध करना है और स्पष्टीकरण करना है। ये हुए समस्या समाधान के पहलू। अब हम बात करते हैं समस्या समाधान की पद्धतियों की। दोस्तों, समस्या समाधान की 5 पद्धतियां हैं: एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, समस्या अवकाश, प्रयत्न और भूल तथा स्मृति और मानसिक तत्परता। ये 5 पद्धतियां हैं समस्या के समाधान की। दोस्तों, जीवन में 2 प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है।
एक तो होती है गाणितिक या क्रमबद्ध समस्याएं और दूसरी होती है व्यावहारिक समस्याएं। और इन सारी समस्याओं का समाधान आवश्यक होता है, तो उसके लिए 5 प्रकार की पद्धतियां हैं। आइए क्रमशः इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्गोरिदम की। जब व्यक्ति पद्धति के अनुसार, योजनाबद्ध, नियमानुसार या गाणितिक और वैज्ञानिक सूत्रों का उपयोग करके समस्या का हल प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब उसे एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम में पद्धति के अनुसार हम समस्या का समाधान करते हैं या फिर योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और नियमों का पालन करते हैं। नियमों की बात करें तो गाणितिक और वैज्ञानिक जो सूत्र होते हैं, उसके आधार पर समस्या का हल प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं, तब उसे एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे कि गुण, जोड़, घटाव, भाग या कहे कि विज्ञान के जो सूत्र होते हैं, इनके द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें समस्या का हल मिलता ही है, यानी कि 100% समस्या का हल हो ही जाता है। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र से मिलने जाना चाह रहे हैं और निकल पड़े। आपको उसकी सोसाइटी का नाम पता है, आप सोसाइटी तक पहुंच गए, किंतु उसके मकान का नंबर आपको पता नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तो यह तो हुई समस्या। मकान नंबर तो आपको पता नहीं है, किंतु आप बारी बारी से एक के बाद एक सारे मकानों के आगे से गुजरते जाते हैं। तो ऐसे हर एक मकान के सामने से गुजरने पर आपके मित्र का मकान आ ही जाएगा। ये एल्गोरिदम है, यानी कि उसमें समस्या का समाधान मिलता ही है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये 12% ब्याज पे लिए हैं, तो 1 साल में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? अब यह जो सवाल है, उसका जवाब या इस समस्या का समाधान गाणितिक नियमों के आधार पर मिल ही सकता है, मिलेगा ही। तो एल्गोरिदम एक ऐसी पद्धति है जिसमें गाणितिक नियमों, वैज्ञानिक सूत्रों या योजनाओं के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। और इसका मुख्य लक्षण यह है कि इसमें समस्या का समाधान मिलता ही है। समस्या समाधान की दूसरी पद्धति है ह्यूरिस्टिक। जब व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर या पहले सफलता प्राप्त हुई हो ऐसी अनौपचारिक पद्धति अपनाता है, तब उसे ह्यूरिस्टिक कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति अपने अनुभव का या पहले जो समस्या समाधान किया हुआ है और सफलता प्राप्त की है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान खोज निकालता है, तो उसे ह्यूरिस्टिक पद्धति कहते हैं। यह पद्धति आपको हल के आसपास ले जाती है। हल मिलेगा ही यह नहीं कह सकते, किंतु समस्या के हल के आसपास ले जाती है। हल शायद मिल भी सकता है और शायद न भी मिले। तो जब व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर और आगे भी किसी प्रकार समस्या का समाधान किया हो, उसको ध्यान में रखकर उस पद्धति को अपनाता है, तो उसे ह्यूरिस्टिक पद्धति कहते हैं। तीसरी पद्धति है समस्या अवकाश। वास्तविक समस्या के समाधान के लिए उपयोग में आ सके ऐसी पद्धति के संबंध में सोचता है। ये पद्धतियां, चाल या व्यूह रचनाएं समस्या अवकाश कही जाती हैं। यानी कि इसमें व्यक्ति जो समस्या है उसके समाधान के लिए मन में कोई प्रतिबिंब उत्पन्न होता है और उसके स्वरूप को समझकर वह समस्या का समाधान लाने का प्रयास करता है। यानी कि उसके पास कोई निश्चित योजना नहीं होती, किंतु किसी समस्या का प्रतिबिंब उसके मन में बनता है, उसका स्वरूप बनता है और उसके लिए व्यक्ति तरह तरह की व्यूह रचनाएं बनाता है। ऐसी पद्धति को समस्या अवकाश कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा कम समय और कम श्रम से समस्या का समाधान पाने का प्रयास किया जाता है। चौथी पद्धति है प्रयत्न और भूल। इसमें व्यक्ति समस्या के स्वरूप और उसके समाधान की दिशा के संबंध में अंधेरे में होता है। यानी कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है यह व्यक्ति जानता नहीं है। वह तरह तरह के उपाय करता जाता है, भूल करता है, दूसरा प्रयत्न करता है, भूल करता है, दूसरा प्रयत्न करता है। इस प्रकार एक के बाद एक प्रयत्न के बाद
अंत में उसे सफलता मिलती है। ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं। चूहे का जो प्रयोग है अन्न गुटिका वाला, प्रयत्न एवं भूल का, यह वही पद्धति है, प्रयत्न और भूल की। पांचवी पद्धति है स्मृति और मानसिक तत्परता। व्यक्ति ने स्वयं ने भूतकाल में अभी की जैसी ही समस्या को हल किया हो तो उसकी पद्धति को याद करके व्यक्ति वही पद्धति वर्तमान समय के लिए भी अपनाता है। उसे स्मृति और मानसिक तत्परता पद्धति कहते हैं। यानी व्यक्ति के जीवन में पहले जैसी समस्या आई थी, अभी जो समस्या आई है वैसी ही, तो तब उसने क्या किया था, कैसे उसका समाधान पाया था, वैसा ही समाधान करने का व्यक्ति प्रयास करता है, तो उसे स्मृति और मानसिक तत्परता की पद्धति कहते हैं। ये हुई समस्या समाधान की 5 पद्धतियां: एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, समस्या अवकाश, प्रयत्न एवं भूल, स्मृति और मानसिक तत्परता। आइए अब एक और बोधात्मक प्रक्रिया की बात करते हैं, निर्णय या निर्धारण प्रक्रिया। निर्धारण अर्थात प्राप्य जानकारी के आधार पर वस्तुएं, लोग, परिस्थितियां या घटनाओं के संबंध में अभिप्राय बनाना, निष्कर्ष निकालना या समीक्षात्मक मूल्यांकन करने की क्रिया। मिश्र, ब्रूटा और त्रिपाठी की यह परिभाषा है। वे बताते हैं कि वस्तुओं, लोगों, परिस्थितियों या घटना के संबंध में हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम कोई अभिप्राय बनाते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, उसे निर्धारण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि स्कूटर चलाते समय ट्रैफिक की लाल लाइट देखकर ब्रेक लगाना, तो यह तो हमारे सामने दिखाई देता है कि लाल लाइट हो जाती है तो रुकना है, हमें पहले से जानकारी है। किंतु कई निर्णय ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा पूर्व ज्ञान और अनुभव, व्यक्तिगत दिलचस्पी और पसंद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार जब भी हमें प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी अभिप्राय या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसे निर्धारण या निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। एक और सरल सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए स्कूल में एक नए शिक्षक आए हैं, 1 वीक या 10 दिन हो जाएंगे तो विद्यार्थी उनके बारे में निर्धारण करने लगेंगे। कुछ के लिए निर्धारण यह हो सकता है कि शिक्षक बहुत सख्त है और कुछ के लिए यह हो सकता है कि शिक्षक मिलनसार या विद्यार्थी प्रिय है। तो थोड़े दिनों में उनके साथ रहकर उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई उससे यह निर्धारणा बनती है कि वे सख्त है या मिलनसार। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका हल प्राप्त करने में निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। क्या है निर्णय प्रक्रिया? आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया एक प्रकार की समस्या के हल की प्रक्रिया है जिसमें हमारे समक्ष कई विकल्प होते हैं और जिसमें से हमें किसी एक को पसंद करना होता है। ये मॉर्गन की परिभाषा है। मॉर्गन बताते हैं कि निर्णय प्रक्रिया समस्या के हल की प्रक्रिया है, यानी कि समस्या का हल करने के लिए हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं जिसमें से हम किसी एक विकल्प को पसंद करते हैं। दूसरी व्याख्या सेंट्रोक की है। सेंट्रोक कहते हैं कि निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और उसमें से कुछ विकल्पों को पसंद किया जाता है। बात वही है, कुछ अलग शब्दों के माध्यम से रखी गई हैं। दोनों परिभाषाओं में यही बताया गया है कि समस्या के समाधान के लिए हमारे सामने कुछ विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से हमें एक विकल्प पसंद करना होता है। जैसे कि आगे भी हमने बात की थी कि 10वीं के बाद आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें, तो यह विषय पसंदगी की समस्या है और उसके ये ऑप्शन है, यानी कि विकल्प है। विकल्प यह भी हो सकते हैं कि चलो साइंस ले तो साइंस में मैथ्स ले या बायोलॉजी ले, यानी कि बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प को पसंद करना, यह है निर्णय प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं निर्णय प्रक्रिया के स्वरूप की। निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति के सामने
एक से अधिक विकल्प होते हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, या साइंस में ही देखे तो मैथ्स और बायोलॉजी। व्यक्ति प्रत्येक विकल्प के साथ जुड़े हुए लाभ हानि का मूल्यांकन करके विकल्प पसंद करता है। विद्यार्थी अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार मूल्यांकन करता है कि मैं आर्ट्स में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं या साइंस में, और अगर साइंस में जाऊं तो बायोलॉजी लूं या मैथ्स, तो उसका मूल्यांकन व्यक्ति करता है। निर्णय प्रक्रिया समस्या समाधान की अपेक्षा भिन्न है, यानी कि समस्या समाधान में कैसे भी करके समस्या का हल ढूंढना होता है। निर्णय प्रक्रिया में समस्या का हल नहीं ढूंढना है, बहुत सारे विकल्पों में से एक उचित विकल्प को पसंद करके निर्णय करना है। निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि निर्णय लेने में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व होता है। दो दोस्त हैं, दोनों के 70% आए हैं, किंतु एक की रुचि साइंस में है तो वह साइंस में जाएगा, दूसरे की रुचि आर्ट्स में है तो वह आर्ट्स में जाएगा, यानी कि उसमें व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पाया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण रूप का निर्णय हमेशा संभव नहीं है, तत्काल कोई निर्णय करना पड़ता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से निर्णय संभव नहीं होता, तो उस वक्त जो सही लगे वह निर्णय करना ही पड़ता है। शायद बाद में उसे बदलना पड़े, किंतु तत्काल तो कोई निर्णय लेना ही होता है। मान लीजिए किसी का अकस्मात हो गया और सबसे पहले जो भी नजदीक से नजदीक अस्पताल है हम उसे वहां ले जाते हैं। हो सकता है बाद में उसे किसी अच्छे अस्पताल ले जाने का काम करना पड़े, किंतु उस समय नजदीक के अस्पताल में ले जाना जरूरी होता है, निर्णय करना ही पड़ता है। निर्णय प्रक्रिया में कोई स्पष्ट नियम नहीं होता, समस्या एवं परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले नजदीक के अस्पताल में ले जाना जरूरी है। जैसी समस्या और जैसी परिस्थिति उसके आधार पर निर्णय करना पड़ता है। ये हुई निर्णय प्रक्रिया की बात। दोस्तों, आज हमने समस्या समाधान और निर्णय प्रक्रिया, इस प्रकार दो बोधात्मक प्रक्रियाओं की बात की। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।